क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें दे रखा था, वो जो भी फंक्शन में दे रखा होता है उसको हम y मान लेते हैं। और अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू दिया है ax प्लस b की होल पावर m, ax प्लस b की होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई cx प्लस d की होल पावर m, cx प्लस d की होल पावर m, ax प्लस b की होल पावर m मल्टीप्लाइड बाई cx प्लस d की होल पावर m। ठीक है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पर पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको। तो इधर तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम, एक्स प्लस बी की होल पावर एन मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम। ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास ये दो चीजें आ गई हैं, तो अब मैं ये देखूंगा कि देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका मुझे डिफरेंशियल निकालना है, यानी कि ये हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी की होल पावर एन। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करना होगा इसमें। उसके बाद ना एक चीज और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम, तो क्या इसमें चेन रूल लगेगा? आप खुद बताइए, क्या यहाँ पर चेन रूल लगेगा? यस सर। है ना, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो पहले ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, इसको एज इट इज छोड़ा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद इसमें मैं चेन रूल लगाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, एम इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम माइनस वन। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, जो सी एक्स प्लस डी अंदर जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इस एल्जेब्रिक फंक्शन को फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम एज इट इज। और जब ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन। ये करने के बाद ये तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लगा दिया डी बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये कर दिया। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एम
इंटू सी एक्स प्लस बी की होल पावर m-1 दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। सर ऊपर थोड़ी सी फ्लैश पड़ रही है लाइट। अभी बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। सी एक्स प्लस डी की होल पावर m-1। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी एक्स है, तो जो सी एक्स है, सी एक्स में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सी इज अ कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो सी रह जाएगा बस। और ये डी है प्लस का डी, ये कांस्टेंट अकेला दे रखा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, तो ये केवल सी हो गया, ये हो गया केवल सी, तो सी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब अगला देखिए, प्लस सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, सी एक्स प्लस डी की होल पावर m n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 n-1। और फिर जब डी बाई डी एक्स करेंगे इसका ए एक्स प्लस बी का, तो आप ये देखिएगा कि ये जो a है इसके साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो ये बचा केवल a, और ये जो प्लस का b है ये अकेला है, ये हो जाएगा 0, तो केवल इसका डिफरेंशियल आ जाएगा केवल a। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, देखिए वैसे तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम कर सकते हैं। जैसे ये m है और ये c है, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m और c को मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए cm, और यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी की होल पावर n मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की होल पावर m इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर m है ना, और m-1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की पावर -1, ये लिखा जा सकता है। फिर आप ये देखिएगा कि फिर मेरे पास अगला टर्म है n और a, तो इसको मैं लिख दूंगा an और सी एक्स प्लस डी की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो इतना सब कुछ करा है ये किस लिए करा है, क्योंकि देखो ये जो पहला टर्म है इसमें ये पहली टर्म ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ये 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई है। तो इसमें आप ये देखो कि ए एक्स प्लस बी की पावर n यहाँ भी आ रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर n यहाँ भी आ रहा है, सी एक्स प्लस डी की पावर n यहाँ भी आ रहा है, सी एक्स प्लस डी की पावर n यहाँ भी आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आप ये देखो, मैं इसमें कॉमन ले लूंगा ए एक्स प्लस बी की पावर m मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की पावर m, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने दो चीज कॉमन निकाली, तो यहाँ क्या बचा cm, ब्रैकेट में बचेगा बेटा cm, और ये -1 है, तो ये पावर जब -1 होती है तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो cm अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ पर बचा सी एक्स प्लस डी की पावर m ए एक्स प्लस डी की पावर m, ये मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, तो am अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, तो नीचे आकर ए एक्स प्लस बी की पावर 1 बन जाएगा, जिसको हम सिंपली ए एक्स प्लस बी ही लिख देंगे, ये ब्रैकेट बंद। बताइए सबको क्लियर है, सभी को क्लियर है कि ना, बताइए। अनमोल, यस सर। अंश, अंशित, आस्था, भव्या, कनिष्क, सर लक्ष्य, हाँ बताइए। जो आपने सेकंड पॉइंट कराया, ये जो कॉमन लेने वाला ये भी मेरे को नहीं आया। कोई बात नहीं, बताता हूँ दोबारा, यहाँ तक तो आ गया था। यस सर। अब मैंने क्या करा कि जैसे सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 लिखा हुआ है, तो मैंने उसको लिख दिया सी एक्स प्लस डी की पावर m मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी की पावर -1। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा मैं इस वजह से कर पाया क्योंकि आप ये देखिएगा, ठीक है, सी एक्स प्लस डी की पावर m अलग लिख दिया, -1 अलग लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो है वो एड अप हो जाती है, तो m अलग लिख दिया और -1 अलग लिख दिया, तो सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 को ऐसे लिखा जा सकता है, समझ गए। यस सर। ठीक है, और इसी तरीके से
ये था ax प्लस बी की पावर n माइनस वन, तो ax प्लस बी की पावर n अलग कर दिया और ax प्लस बी की पावर माइनस वन अलग कर दिया। ऐसा क्यों करा? कि ax प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n पहले वाले टर्म में भी मिल जाए, और ax प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n ये दूसरे वाले टर्म में भी मिल जाए। तो दोनों में जब ये चीज कॉमन आ रही है तो इस वजह से मैंने ये करा। समझ गए? यस सर, अब आ गया। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर है विदुषी? यस सर। क्लियर है? पार्थ थोड़ा बहुत तो शायद मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़े दिन बाद आज ज्वाइन करा है। ठीक, पर चलिए कोशिश करिए। यस सर, मैं यूट्यूब वीडियोस पे। चलिए ठीक है। अच्छा, 13 के बाद में तुमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो मुझे फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है वो है a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स। a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी साइन एक्स, ये दे रखा है। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक फंक्शन तो ऊपर दे रखा है, एक फंक्शन नीचे दे रखा है, एक न्यूमरेटर में दिया है और एक डिनोमिनेटर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखा होता है फंक्शन, तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy by dx, और इधर लिखेंगे d by dx a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कॉस एक्स। अब देखो, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हो जाता है इसमें होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, करेंगे c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब c प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब a प्लस बी साइन एक्स, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज। ये इधर वाला मिटा दो अगर नोट कर लिया हो तो, आगे वाला। यस सर, कर लिया। a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ e प्लस डी कॉस एक्स, ये है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा क्या करेंगे। देखो c प्लस डी कॉस एक्स तो एज इट इज, ये क्वोशिएंट रूल है, c प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज। और जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0। और b sin x, तो b एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट रहेगा, और साथ में sin x है तो sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, cos x। तो मैं लिखूंगा b cos x माइनस a प्लस बी साइन एक्स, ये एज इट रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ c प्लस डी cos x करेंगे तो c का डिफरेंशियल हो गया 0, और ये d तो एज इट रहेगा। और मुझे मालूम है cos x का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस sin x, तो ये हो गया d इंटू माइनस साइन एक्स, और अपॉन c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये b cos x है, b cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया b cos x इंटू सी प्लस डी cos x, और ये है माइनस का साइन, और ये जीरो किसी भी टर्म में ऐड होता है तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती, हटाओ उसको। तो प्लस का डी इंटू माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस डी साइन एक्स, और माइनस डी साइन एक्स इंटू माइनस साइन, ये हो जाएगा प्लस का डी साइन एक्स, प्लस का डी साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसको कोई, हमको ऐसा नहीं है कि आगे आपको कोई बहुत ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, इतना कर लिया बहुत है। सर इतना तो कर लिया था। चलिए ठीक है जी। चलो अब इसके बाद अगला देखते हैं, आप कौन सा पूछ रहे थे? 21st क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 में क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। y is equal to sin x plus a upon cos x, तो वही differentiating both sides with respect to x। इस तरफ करवाओ इसको। बाबला समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कह देंगे हम dy by dx। हाँ जी बताइए, कनिष्क कुछ पूछ रहे थे? सर इसमें ऊपर के चेन रूल लगाएंगे? हाँ चेन रूल लगेगा। देखिएगा कैसे करेंगे, आप ये देखो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है। तो जब एक फंक्शन ऊपर और नीचे मिलता है तो कोशेंट रूल लगेगा। तो सबसे पहले तो मुझे कोशेंट रूल लगाना है। कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया cos x का होल स्क्वायर। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या होगा कि डिनोमिनेटर एज इट इज cos x एज इट इज इनटू dy dx ऑफ क्या, sin x plus a माइनस sin x plus a as it is into dy dx of cos x। ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप समझ जाएंगे क्या करना है इसमें। अब देखो कि जैसे ये cos x है, ये तो सर यहाँ a कांस्टेंट, हाँ a इसमें कांस्टेंट है। जहां पर भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब केवल x वेरिएबल है, x के अलावा a b c d e f g h कुछ भी आ जाए वो सब कांस्टेंट हो गए। ठीक है, तो क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x को छोड़कर सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट कहलाएंगी। उसके बाद देखिएगा ये cos x एज इट इज, जब मैं sin x प्लस a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन का यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक है x प्लस a। तो पहले साइन को करो डिफरेंशिएट, साइन का क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos x प्लस a। फिर dy dx करेंगे किसका, अंदर वाले फंक्शन का,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो गया। फिर अगला टर्म है माइनस का साइन एक्स प्लस ए, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशियल वैसे ही माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स कर दिया। और डिनोमिनेटर में cos x का होल स्क्वायर है, cos x के होल स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर x। ठीक, ये करने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि cos x इंटू cos x प्लस ए, cos x इंटू cos x प्लस ए, और फिर जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए करा हमने, तो आप देखो कि x जो है, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और a एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशियल केवल 1 हो गया। और ये माइनस साइन एक्स प्लस है और ये है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो मैं Yes, आपको sir. बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको आंसर शीट इसकी भेजूंगा आज। क्या होता है कि हमने अभी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नहीं करी, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो हैं उनमें एक फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर cos a cos b प्लस sin a sin b लिखा हुआ है तो वो फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पर देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। यहाँ पर a मेरे लिए क्या हो गया x, और ये जो x प्लस a है ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया b। तो चाहे तो आप बल्कि अभी इसको इतना ही छोड़ दो, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल में नहीं जा रहा। बताइए जी, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? सर यस सर। इसके फिर बाद इसका में फाइनल आंसर क्या है वैसे? cos a अपॉन cos स्क्वायर x। cos a अपॉन cos स्क्वायर x है इसका फाइनल आंसर। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इतना हमने कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद ही नहीं है कि आप लोग वो चीज कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं बताई गई। ठीक है, सर मैंने यहाँ तक तो कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने ये करा है कि जो ओके, मेरी गलती बात होगी। हाँ वो फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तुम्हें, इस वजह से। यस सर, मैंने और सिंपलीफाई करने की कोशिश की लेकिन आंसर गलत हो गया। सर हम cos x को cos x प्लस a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता। ठीक है, क्योंकि cos x एक अलग टर्म है पूरी तरह से, और cos x प्लस a पूरी तरह से एक अलग टर्म है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जरा। अंश क्लियर है तुम्हें? अंश, अंशित बताइए। यस सर। क्लियर है? यस सर। आस्था, भव्या, दिवस क्लियर है? यस सर। लक्ष्य, Yes. ठीक है, लक्ष्य, पार्थ, यस सर। पार्थ, विदुषी बताइए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है y इज इक्वल टू x की पावर 4 और ब्रैकेट में 5 sin x माइनस 3 cos x। x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 sin x माइनस 3 cos x, ये है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। फिर वही differentiating both sides with respect to x। y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाता है dy बाई dx, और इस तरफ dy बाई dx ऑफ x की पावर 4 और ब्रैकेट में 5 sin x माइनस 3 cos x, ये हो गया। अब देखिएगा अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हो गई, एक तो x की पावर 4
और दूसरी टर्म ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई जब भी होती हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा यहाँ पर। तो पहले x की पावर 4 एज इट इज, ये इधर वाला सारा मिटा रहा हूँ। पहले x की पावर 4 एज इट इज लिखेंगे। dy by dx is equal to x की पावर 4 as it is और dy by dx of 5 sin x minus 3 cos x। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, प्लस 5 sin x माइनस 3 cos x as it is और dy by dx of x की पावर 4। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब x की पावर 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, जब मैं dy by dx करूंगा इसका 5 sin x का, तो आप ये देखिए 5 इज अ कांस्टेंट, उसके साथ में sin x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो sin x में x वाला टर्म है, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म है, तो sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x। तो 5 तो एज इट इज रहेगा और sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x। फिर माइनस 3 एज इट इज रहेगा और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस अगला टर्म है 5 sin x माइनस 3 cos x और फिर x की पावर 4 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। 4x की पावर 3, बस अब सिंप्लीफाई करके लिख लो। x की पावर 4 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4x की पावर 3 और ब्रैकेट में 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने पूछा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। यस सर। 30 भी बताता हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 30 में है y इज इक्वल टू x अपॉन साइन की पावर nx। अब आप ये देखिए कि मैं ये जानता हूं कि ये जो साइन स्क्वायर x होता है ना, साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइन क्यूब x होगा तो साइन क्यूब x का मतलब होगा साइन x का होल क्यूब। इसी तरीके से अगर साइन की पावर nx है तो ये हो जाएगा साइन x की होल पावर n। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसी फंडे को यूज करेंगे अभी यहाँ पर। डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dy by dx is equal to हो जाएगा dy by dx of x अपॉन साइन x की पावर n। ये हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे साइन की पावर n x को साइन x की होल पावर n लिखा जा सकता है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जहां भी आता है तो मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ, तो क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे यहाँ पर।
तो देखिएगा dy बाई dx क्या हो गया, इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर दो, साइन एक्स की पावर n का होल स्क्वायर कर दिया पहले तो, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, तो साइन एक्स की पावर n एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस अब x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स की होल पावर n को तो एज इट इज लिखा ही है, तो लिखिए साइन एक्स की होल पावर n, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 होता है हमें पता है, तो ये हो गया 1 माइनस x एज इट इज है, ठीक है, फिर साइन एक्स की होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस हो गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए पावर में n दे रखा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और अंदर साइन एक्स दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करो, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, अब है साइन एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा n साइन एक्स की पावर n माइनस 1, तो n साइन एक्स की पावर n माइनस 1, और फिर साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये जो पावर की पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर n इंटू 2 कितना हो गया 2n। अब ये जो साइन एक्स की पावर n है इसको मैं ये लिख सकता हूं, अभी ऐसे ही रहने दो, साइन एक्स की पावर n माइनस ये जो x है इस x को एज इट इज रहने दो, और साथ में n है, n इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो nx साइन एक्स की पावर n इंटू साइन एक्स की पावर माइनस 1। बेटा ये समझ में आ गया, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ये समझ गए। यस सर। उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो अगला आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर 2n। अब देखिएगा इन दोनों को अलग अलग करने का मेरा पर्पस क्या था, देखो साइन एक्स की होल पावर n है यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइन एक्स की होल पावर n है, तो साइन एक्स की होल पावर n को बाहर निकाला जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया साइन एक्स की होल पावर n को मैंने ले लिया बाहर। बेटा यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस nx, और साइन एक्स की होल पावर n तो मैं बाहर ले चुका हूँ, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 1 है, और ये कॉस एक्स की पावर 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बताइए समझ गए कि नहीं, cos x एज साइन एक्स की पावर माइनस 1 है तो वो नीचे चला जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा ये जो साइन एक्स की पावर 2n आया है, ये कैसे आया था, साइन एक्स की पावर n का स्क्वायर था, साइन एक्स की पावर n का स्क्वायर था, तो जब साइन एक्स की पावर n यहाँ पर है और साइन एक्स की पावर n का स्क्वायर यहाँ पर है, तो इससे एक ये स्क्वायर वाली वैल्यू कट जाएगी। सोचो कि ऊपर x लिखा हुआ है और नीचे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x से उसकी जो एक पावर है वो कट गई। ये समझ में आ गया सबको। यस सर। बाकी बच्चे भी बता दीजिए भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि cos x अपॉन sin x लिखने का मेरा पर्पस क्या था, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x हम जानते ही हैं, ये हो गया 1 माइनस nx इंटू cot x अपॉन sin x की होल पावर n को मैं लिख सकता हूँ sin की पावर nx, sin की पावर n cot x। ये फाइनली आ गया इसको डिफरेंशिएट करके। आप चाहो तो इतना ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करते, आप यहीं तक करके छोड़ देते या यहीं तक करके छोड़ देते तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब दिखाई देता है
कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेटर समझते हैं। समझ गए? सभी को क्लियर है? यस सर। और किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन में कोई डाउट हो तो बताओ। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ, सर अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है और उसकी कोई पावर दे रखी है, और अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारा? कांस्टेंट टर्म की पावर दे रखी है। पावर क्या है? पावर कांस्टेंट है या वेरिएबल में है? वेरिएबल में। वेरिएबल में है। जैसे मान लो 2 की पावर x दे रखा है, वही ना? यस सर। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, सर वो नहीं होता ax log a करके? वही तो बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर x log a, है ना? इसी तरीके से अगर 2 की पावर x है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x इंटू log 2, बस। सर अगर जो पावर है वो भी कांस्टेंट हो तो? अगर पावर कांस्टेंट है, जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4, तो 4 तो अपने आप में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ओके, वही समझ गए? यस सर। चलिए जी, तो अब ये सारा मिटा रहा हूँ। अगर आप लोगों को और कोई डाउट नहीं है तो ये सारा मिटाकर फिर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ स्टार्ट। और बाकी बच्चों के लिए मैं भेज दूंगा आज उसकी आंसर शीट भी भेज दूंगा, जिसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं, चेक कर लेना। ये तो चैप्टर 13 की क्वेश्चन है ना? कौन सा चैप्टर? 13 एनसीईआरटी का, बिल्कुल सही। हाँ, उसी के वहीं से निकाल कर दिए। अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ डिफरेंशिएशन लिखेंगे और एक तरफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ताकि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको अलग अलग से हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, एक साथ कंपेयर करके ही हमारा काम बन जाए। इंटीग्रेशन टू सम अप a small variable using a set of rules is called integration. एक स्मॉल वेरिएबल को कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हुए सम अप करना, पूरा एडिशन करना, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली एडिशन का नाम ही इंटीग्रेशन है, ठीक है? और बस इतना होता है कि जो छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं, उन छोटे छोटे वेरिएबल्स को जब हम ऐड करते हैं तो जब हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो जैसे नॉर्मल नंबर है हमारे पास 1 + 0.2 + 0.85 + 0.78 + 0.94, तो ऐसे बहुत सारे मान लीजिए नंबर है हमारे पास। डेसिमल नंबर भी है और प्रॉपर इंटीजर भी है। तो ऐसे नंबर्स जो हैं इनको ऐड करना तो आसान है, हम जानते हैं एडिशन किस तरीके से करा जाता है, तो हम ऐड तो कर देते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन
जहां मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, तो उनको इंटीग्रेट करने का अलग तरीका होता है, उसके लिए अलग रूल्स हैं। मान लीजिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, तो कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो कैसे ऐड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आप 12th में पढ़ेंगे, हालांकि अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कर रखा है। तो अभी हम उन्हीं तक कन्फाइंड रहेंगे। धीरे धीरे जब आगे चीजों की जरूरत पड़ेगी तो बताता चलूंगा। तो इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन ये है, टू सम ऑफ सम स्मॉल स्मॉल वेरिएबल्स। अब हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशियल होता था n x की पावर n माइनस 1। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का जो साइन है वो बेटा ऐसा होता है, इस तरह से एक ऐसे साइन बनाएंगे। साइन बनाने के बाद में जैसे x की पावर n पर डिफरेंशियल करा था, तो डिफरेंशियल के लिए मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स। ऐसे इंटीग्रल के लिए एक ये साइन बनाएंगे, फिर लिखेंगे x की पावर n, और फिर यहाँ dx डिवाइड में आता था, तो यहाँ dx मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। साथ में c लिख देते हैं, प्लस c। यहाँ पर c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं, और आप ये देखिएगा कि हर बच्चा अलग अलग मेथड से कर सकता है इंटीग्रेट। तो हम ये कहेंगे कि जब अलग अलग मेथड्स हैं तो इसका मतलब उनमें कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग आ सकती है। तो हमने ये कहा कि अलग अलग मेथड्स को जनरलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड कर दिया, प्लस सी कर दिया। तो हो सकता है आपका रिजल्ट कुछ और हो सकता है मेरा रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते ही हम दोनों के रिजल्ट सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये भी डिटेल में बाद में करना है आपको 12th क्लास में, अभी नहीं करना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताने के लिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लस सी किया जाता है, जबकि फिजिक्स में इस प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती वो भी बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ फॉर्मूले नोट कर दें। सेकंड लिखेंगे डिफरेंशियल का सेकंड फॉर्मूला मुझे मालूम था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आता था 1। लेकिन यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऐसे होता है x, पहले इंटीग्रेशन का साइन फिर x, इंटीग्रेशन का साइन फिर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो, और फिर लास्ट में dx, ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें बेटा यही वाला फंडा लगेगा x की पावर n वाला। ये फंडा क्या है, ये x लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। x की पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया, x की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला नोट करें। तीसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो मैं जानता हूँ 1 अपॉन एक्स होता है। अब उल्टा करेंगे, उल्टा क्या कि अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करना होगा, तो जैसे डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स है, तो अगर उल्टा करें कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, वो हो जाएगा लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, तो ये हो जाएगा log x। साथ में c लिख देते हैं, प्लस c जरूर करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर x का डिफरेंशियल 1 है, x का डी बाई डी एक्स 1 है, तो 1 का इंटीग्रल x होगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? 1 का इंटीग्रल x होगा। अब आगे लिखेंगे sin x का डिफरेंशियल। sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x? बोलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। इसलिए डिफरेंशिएशन अगर कर लिया तो इंटीग्रेशन में एक या दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। पांचवा देखिएगा, अगर इसी तरीके से cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। पांचवा है कि माइनस sin x का अगर इंटीग्रल करेंगे तो प्लस का cos x बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ sin x देखूं, तो इस माइनस साइन को उधर ले जाओ। तो सीधा सीधा है कि sin x का अगर इंटीग्रल करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन को इंटीग्रेशन में इधर उधर शिफ्ट करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x है तो माइनस sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? प्लस का cos x। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं माइनस sin x नहीं निकालना चाहता, मैं तो प्लस sin x निकालना चाहता हूँ। यानी कि मैंने साइन चेंज कर दिया ना इसका। माइनस sin x का अगर मैं इंटीग्रल निकालता तो वो प्लस cos x आता। अब मैंने इसका साइन चेंज कर दिया कि प्लस sin x का निकालूंगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। तो प्लस sin x का इंटीग्रल क्या हो गया? माइनस cos x। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे इधर लिखता हूँ मैं। पांचवा था, छठा लिखेंगे फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला हम देखेंगे, जैसे tan x का था, tan x का था sec स्क्वायर x dy dx ऑफ tan x, ये है sec स्क्वायर x। इसी तरह से इंटीग्रल में जो छठा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको ना 6 लिखवाए हैं फॉर्मूले, और इसमें टोटल 13 है फॉर्मूले। मैं एक काम करता हूँ, इनकी फोटो खींच के आपको भेजता हूँ। 6 तक तो आपने लिख ही दिए, मैं आगे की फोटो खींच के भेजता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अगली क्लास में इसको आगे करवाता हूँ कंटिन्यू। ठीक है सर। हाँ जी बताओ। सर अगर मैं log x का इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो? log x का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता, log x का इंटीग्रल नॉट डिफाइंड होता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये डिटेल में एक्चुअली प्रूफ है इनके, लेकिन मैथ्स में है, और मैथ्स में भी मतलब 12th क्लास में है, तो अभी जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस जितने फॉर्मूले बताए जा रहे हैं ना, बस उतने याद रखना। ठीक है, तो कहीं आपको जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी। log x का जो इंटीग्रल है वो डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। समझ गए? और सर जो कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू हमें दी जाती है? कांस्टेंट की वैल्यू ये ऐसी होती है कि कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो मैंने सी सब में ऐड कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये वो इंटीग्रल है जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब क्या है कि जिसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनिट वैल्यू नहीं है। दूसरा टाइप का इंटीग्रल होता है डेफिनिट इंटीग्रल, वो भी आपको करना है, फिजिक्स में भी करना है। तो वो डेफिनिट इंटीग्रल जब आपको बताऊंगा, तो डेफिनिट इंटीग्रल में आप देखेंगे कि इसकी सी की जरूरत पड़ेगी। और फिजिक्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रल ही करना है, मुझे इनडेफिनिट करना नहीं है। लेकिन इनडेफिनिट के पहले फॉर्मूले हमें याद करने हैं, तो इनडेफिनिट के फॉर्मूले ये सेम ये डेफिनिट में लगते हैं। डेफिनिट और इनडेफिनिट में एक मामूली सा अंतर होता है, वो अंतर आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए 6 फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, आइडिया आपको लग गया है कि अगर मैं डिफरेंशियल निकालता हूँ किसी चीज का तो उसका ठीक उल्टा वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है,
इन फॉर्मूलों के आगे के कुछ फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपको फोटो भेजता हूँ, वो आप नोट कर लेना। और उनमें से 2-3 चीजें ऐसी हैं जो नहीं आएंगी समझ में, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, बेहद आसान है। ठीक है? Excuse me, sir. जी बताइए। Sir, I disconnected for a while. What's this plus C here? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि प्लस सी का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों में अभी के लिए नोट करके चलिए। प्लस सी फिजिक्स में यूज नहीं होगा, मैथ्स में भी 11th में यूज नहीं होना, मैथ्स में भी 12th में करना है, तो वो मैं आपको आराम से तब बता दूंगा, वो तो मतलब बाद की बात है। तो प्लस सी सिर्फ फॉर्मूला में लिखा जाता है, ठीक है? और एप्लीकेशन नहीं है इसकी, फिजिक्स में एप्लीकेशन नहीं है इसकी। Okay, sir. ओके ओके सर। चलिए जी फिर, ओके नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you, sir. सर ओके।